तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राकेश शेट्टी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, जुड़े हुए हैं। राकेश शेट्टी साहब, बहुत स्वागत है आपका। रामकृपाल सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। रामकृपाल सर, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले आगे बढ़े, इस चर्चा की शुरुआत करें। एक खबर आ रही है, फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इंडी गठबंधन को एक और झटका लगा है। बहरहाल ये जो पूरा आंदोलन है, इसकी टाइमिंग पर विनोद जी सवाल उठाए जा रहे थे। और अब तो एक किसान नेता कह रहे हैं कि मोदी की जो लोकप्रियता है और मंदिर आंदोलन के बाद उसको नीचे करने के लिए सारा आंदोलन, कहीं ना कहीं ये जो इसके पीछे का जो पूरा टूल किट है, अभी तक लग रहा था कि शायद किसानों का कुछ इसमें कंटेंट हो। क्या आपको लगता है कि किसानों को बरगलाया गया है? निखिल, आपने सियासत और हकीकत दोनों देखा है। सियासत भी आप देखा जब एक बुजुर्ग किसान नेता की बाप साउंड बाइट सुना रहे थे, और उसके बाद उसकी हकीकत भी देखा। जो सारे इंडस्ट्री के लोग थे या वहाँ पे छोटे मोटे कारोबारी थे, वो अपना दुख दर्द जो डीडी न्यूज़ को किस तरह से बता रहे थे। आपने दोनों चीज़ दिखाया है। तो सवाल ये है कि क्या ये ब्रांड मोदी के खिलाफ इसको एक टूल किट का हिस्सा मान लें? अगर जिस तरह से अभी एक किसान नेता कह रहे थे, आपने जो साउंड बाइट सुनाया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसको ये आंदोलन कम कर देगा। तो क्या इस आंदोलन को कम कर बनाने के पीछे या भारत बंद के पीछे ये माना जा सकता है कि ब्रांड मोदी के खिलाफ के साथ साथ जो मोदी की गारंटी है उसको लेके आप एक अलग नैरेटिव दे रहे हैं? जो ये नैरेटिव है, जब आप कहते हैं कि अगर सारे के फसलों पे एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए, और वो भी उस समय जिस समय में कि आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव की अभी घोषणा होने में मुश्किल से वो मुश्किल है हफ्ते 10 दिन का टाइम है। 100 दिन से कम रह गए हैं, 90 दिन से कम रह गए हैं चुनाव के जी। तो आपको पता है कि कोई सरकार अभी कानून नहीं बना सकता। अभी आप देख लीजिए कि मोदी सरकार ने अभी जो बजट दिया है उसमें कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की है, क्योंकि उसे चुनाव में जाना है और चुनाव के बाद वो जीत के आएंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है कि वो सारी चीजें फिर से लाएंगे। तो आप जब इस नैरेटिव को लेके आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो आप एक भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, जब आप फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गई है, और जब ये बिखरने के कारण इनके साथ में दिक्कत क्या है कि जो ये इक्वेशन बनाना चाह रहे थे अलग अलग स्टेट के क्षेत्रीय छत्रपों के साथ में, वो जुगाड़ हो नहीं पाया। तो आपने ये दूसरा रास्ता लिया है कि अगर आप किसान भारत बंद सब करने की घोषणा किया है तो आप उसके साथ लग गए। यह बात सोचे बगैर कि अगर क्या ये भारत बंद के करने वाले, कॉल करने वाले जो भी भारतीय किसान यूनियन संघ के लोग हों, या अभी रेल के चक्का जाम करने वाले, या अभी पूरे के पूरे पंजाब में आप देखिए कई जगहों पे टोल प्लाजा फ्री कर देने वाले, क्या ये देश की जिस इकोनॉमी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के लाखों लोग जो इस सड़क जाम और बंद से प्रभावित हो रहे हैं, क्या उसके साथ वो न्याय कर रहे हैं? क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत की व्यवस्था में क्या अभी सारी फसलों का अगर आप एमएसपी की गारंटी देते हैं तो इस देश को 30 लाख करोड़ से ज्यादा की अभी जुगाड़ करनी पड़ी? क्या ये देश में संभव है? अगर ये नहीं है तो फिर इस तरह का भ्रम और इस तरह का छलावा क्यों? जी, निश्चित तौर पर राकेश जी, ये सवाल आपके साथ पूछा जाएगा कि क्या ये पूरा आंदोलन मोदी की लोकप्रियता से भयभीत होकर खड़ा किया गया है, और अब जो सच्चाई है वो जुबान पर आ रही है? कांग्रेस कहीं ना कहीं इसकी भागीदार बन रही है। आप बंद का भी समर्थन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को सत्ता में आएंगे तो हर फसल की पर एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। देखिए, गारंटी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। 2014 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, उन्होंने बार बार घोषणा पत्र में ये कहा कि मेरी गारंटी है, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो मैं किसानों को जो आय है उनका दुगना करूंगा और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूंगा। मेरा तो ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आज देश छोड़कर भाग गए, विदेश के दौरे में चले गए। आज अमित शाह ने गुजरात का दौरा बीच में से रद्द कर दिया। महाराष्ट्र आने वाले थे, यहाँ पे मराठा आंदोलन चल रहा है। देश में जब गंभीर विषय चल रहे तब देश के प्रधानमंत्री जी को अवेलेबल होना चाहिए। आज राहुल गांधी 24 घंटा अवेलेबल है, किसानों से मिल रहे। ये जितने किसान है, ये जो आंदोलन कर रहे, अभी अभी कोई पत्रकार ने कहा कि ये कोई टूल किट का हिस्सा। अरे लाखों किसान सड़क पे उतरे हुए हैं, आप उनके रास्ते पे कील कर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों नहीं किसान नेताओं से बात करते?
किसान को आने दीजिए दिल्ली में। ये तो किसान नेताओं से बात तो हो हम रही, तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है आज। मेरा ये कहना है कि आपको उनको दिल्ली आने देना चाहिए, उनसे बातचीत करिए। ये अन्नदाता वार्ता है। करने के लिए ये देखिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब आपकी सरकार थी, ये जो स्वामीनाथन आयोग जिसकी रिपोर्ट है, ये तो 2006 की है। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसी समय ये सब लागू कर दिया होता। ये सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहे हैं। देखिए, हमने लागू नहीं किया, इसलिए तो हमें वोट आउट किया है। हम 2014 और 19 का चुनाव हारे क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किसानों को बगलाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी अगर झूठा वादा किसानों से नहीं करते तो आज ये बेचारे लोग सड़क पे ठीक है, नहीं उतरते। आपकी बात आ गई। आपने कहा कि इसी वजह से चुनाव आप हारे, क्योंकि आपको लगा कि ये चीजें थी आपने लागू नहीं की थी। अब उस वक्त आप कह रहे थे ये फीजिबल नहीं है, आज ये कह रहे हैं कि इसको लागू करो चाहे जो भी हो जाए। रामकृपाल जी, आपने सुना ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अवेलेबल नहीं रहते, राहुल गांधी लगातार बने हुए हैं दिल्ली में और इस वक्त होना चाहिए, इस तरह के अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही। बहरहाल जो बड़ा सवाल है कि क्या ये आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डर कर किया गया है? क्या इस टाइमिंग पर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे? और जो उनके साथ में बगलगीर खड़ी है कांग्रेस, क्या सवाल उस पर भी नहीं उठेंगे? देखिए निखिल जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश से भाग गए हैं। कम से कम राजनीति में जो लोग हैं उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि वो सड़क की भी भाषा बोले, लेकिन कम से कम वो तथ्य गलत ना हो। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भाग नहीं गए हैं। अभी कल पूरी दुनिया ने देखा है कि एक पड़ोसी देश, हम मानते हैं उसको, एक मुस्लिम कंट्री में जा करके और वहां पर एक जिस तरह से भारतीय संस्कृति का, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का जी पूरी दुनिया जिस तरह से नमन कर रही है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री भाग गए हैं। प्रधानमंत्री का पूर्व कार्यक्रम था, जी प्रधानमंत्री इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कम से कम इस तरह की भाषा तो नहीं इस्तेमाल हो कि प्रधानमंत्री भाग गए। खैर, आपके दोनों पत्रकारों ने, दोनों संवाददाताओं ने जो पहले अभी पूरी बात कही है, उसके बाद अभी विनोद मिश्र जी ने पूरा कहा है, और निखिल जी आपने भी जितनी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि वो सब सच है। उसमें मैं क्या जोड़ूं? सिंपल एक बात बता दूं आपको जी। निश्चित तौर पर पहले तो ये हुआ था 2023 में कि मोदी को हराएंगे, भाजपा की सरकार को सत्ता से च्युत करेंगे, उसके लिए सब लोग जुट करके एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा। वो 24 में आते आते देखा कि वो सब कुछ कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ वर्चुअल था। और अभी अभी जैसा हम आप बात कर रहे हैं, तभी आया फारूक अब्दुल्ला भी अलग हो गए, कह रहे हैं कि नहीं किसी से समझौता। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से ये लोगों को लग रहा था 22 जनवरी के बाद कि अब तो कोई कंटेस्ट नहीं है। और अपोजिशन ने जब ये कहना छोड़ दिया कि मोदी को हटाना है, तो आप समझ लीजिए कि वो उन्होंने पहले ही हार मान ली। जी अब बात इस हो गई कि जो 400 की बात हो रही है, 370 की बात हो रही है, तो 67 को कैसे कम करें? तो उसका एक उपाय ढूंढा गया है जो जिस पर हम आप आज चर्चा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 2 एकड़ से ज्यादा खेती करने वाले जिनके पास खेती है वो इकाई में है। इकाई में 91% इस देश की जनता जो है, किसान है, वो 2 एकड़ से कम की खेती करता है। माफ कीजिएगा, और पता कर लीजिए जिस एमएसपी के लिए आप लोग बातें इतनी कर रहे हैं, वो एमएसपी बीजेपी सरकार ने कितना उस पर खर्च किया है देख लीजिए। लेकिन वो एमएसपी पर कितने किसान हैं जो उसको फसल को दे रहे हैं, जरा इसका डेटा भी ले लीजिए। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक, मैं इसको और कुछ नहीं कहूंगा, राजनीतिक एक नाटक है, एक प्रयास है। ये किया जा रहा है। सब कुछ पता है कि बजट आ चुका है, कोई अभी कानून नहीं होगा, मार्च के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी हो जाएगी, इलेक्शन का टाइम है।
पिछली बार जिस तरह से सरकार ने एक अपार सहनशीलता की भावना दिखाई थी, कुछ चंद लोग आकर के, न उसमें उत्तर प्रदेश कहीं शरीक है, न हरियाणा के लोग शरीक हैं, एक पंजाब के कुछ लोग जो उस सरदार जी ने कहा उनके मुंह से सही सरस्ती आई है कि ये मोदी का ग्राफ करने की कोशिश की जा रही है। जी 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 बिल्कुल। जिस तरह से आपने दिखाया है, ये कौन सा लोकतांत्रिक लड़ाई है कि हम दूसरे के अधिकार को रौंदते हुए अपने हक की बात करेंगे। जो सिर्फ अपने दूसरों के अधिकार को रौंदता है वो कभी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ठीक है। अपने हक की लड़ाई वही लड़ता है जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है। ठीक है। उस बेचारे जो मिठाई वाली दुकान का है उसका क्या अपराध है जी, वो पेट्रोल पंप वाले का क्या अपराध है, उस लेबर का क्या अपराध है। वो तमाम इंडस्ट्री बंद पड़ी है। अगर आपको वार्ता ही करनी थी तो जेसीबी के साथ नहीं आना चाहिए था। कोई वार्ता करने के लिए जेसीबी तलवार लेकर के नहीं जाता है। आपको ट्रैक्टर ट्राली से वार्ता करने आप आ रहे, ये वार्ता का तरीका होता है क्या? आप एक बताते कि हम 50 लोग 100 लोग आएंगे, आप जाते सरकार से, आप टाइम लेते, बात करते, प्रदर्शन करना है रामलीला मैदान में जाके आप करते, लेकिन आप ट्रक ट्रॉली और जेसीबी लेकर के आप आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो सरकार की बहुत ज्यादा संवेदनशील सरकार है, इतनी सहिष्णु सरकार है कि ये सब सह रही है। यह अराजकता कहीं और दूसरे मुल्क में संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश शेट्टी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले कि आप अपनी बात कहें, एक सवाल जरूर आपसे ये पूछा जाएगा कि जब आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपसे गलती हो गई थी, आप ये मान रहे हैं कि आपसे गलती हो गई थी, फीजिबल है आपके हिसाब से, वो जो आइडिया है वो फीजिबल है और आपसे गलती हो गई थी, अब आप उसको सुधारना चाह रहे हैं, तो आपके जो राज्यों की सरकार है पहले वही सुधार लेते या यहीं पे सारा ठीकरा फोड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज मीडिया न्यूज चैनल है, ये देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से इतने घबराते हैं कि उनसे सवाल कोई पूछना नहीं चाहता। मैं ये पूछ रहा हूँ, रामकृष्ण पाल सिंह साहब ने कहा कि ये जो मांग है ये अवैध है, सही नहीं है। अरे तो फिर आप क्यों नहीं जाके फेस करिए ना वो किसानों को, आप क्यों घबरा रहे? तीसरे दौर की वार्ता तो हो रही है, तीसरे दौर की वार्ता हो रही है। आप जैसे पत्रकार जो स्टूडियो में बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं किसानों की, तो किसान को जाके मिलिए, बात करिए और कहिए कि हमारा जो सवाल है आपसे राकेश शेट्टी जी, अपने राज्यों में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में लागू कर दीजिए पहले, फिर कम से कम आपका मोरल एक बनेगा, एक मॉरल बनेगा कि आप बात कर सकेंगे कि केंद्र सरकार लागू करे। क्यों? तो प्रधानमंत्री क्या करने के लिए बैठे? यूएई की जनता को जाके भाषण देंगे? तो सिद्धा रमैया साहब से भी कह के लागू करा लीजिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब, ये जो किसान है ना, जिन्होंने 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है, तो देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं ना, एक देश एक संविधान एक कानून, तो प्रधानमंत्री जी को लागू करने दीजिए, सब स्टेट्स उसको मान लेगी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देकर, यानी 2006 से लेकर के 2014 तक आपने लागू नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि जब केंद्र में आएंगे तब कभी लागू करेंगे, जब आप किसानों को बरगला के वोट ले लेंगे। आपका मतलब ये है? मैं आपके चैनल पे ये कह रहा हूं कि हमारा 2024 में जैसा ही सरकार आई तो एमएसपी दिया जाएगा। जिस तरह हमने भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, आज जीसीबी किसान का अगर जमीन सरकार लेती है तो उसको दुगना और 4 गुना पैसा मिलता है। ये भी कानून कांग्रेस ने लाया, बेनिफिट बीजेपी के समय में किसानों को मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, 2024 में राहुल गांधी ने ये वादा किया है कि जब आपकी सत्ता आएगी तो आप इसको ले आएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताते रहिए कि 2006 से लेके 2014 तक हम लाए नहीं है और राज्यों में हम लाएंगे नहीं, राज्यों में हम लाएंगे नहीं। आप संपादकीय सलाहकार के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, आपके आखिरी कमेंट्स चाहूंगा बहुत जल्दी से, ये वार्ता खत्म करनी है, लेकिन ये भी बात समझने की जरूरत है कि 2006 से 2014 तक लाए नहीं है। जब हमारी बारी थी तब हम फिसड्डी थे, राज्यों में हम लाएंगे नहीं, लेकिन ठीकरा मोदी पर फोड़ेंगे। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं सेठी साहब से। सेठी साहब बहुत ज्ञान की बात हम लोगों को कह रहे थे कि आप स्टूडियो में बैठ के आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और सेठी साहब जमीन से आए हैं और किसानों की इस प्रॉब्लम को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर विदेश भाग गए, तो उनकी सूचना के लिए मैं बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर कतर में हैं, आज उसी दोहा में हैं।
जहां भारत के जो 6-8 नेवी ऑफिसर जिसको फांसी की सजा हो गई थी, उसको पिछले हफ्ते उन्होंने देखा है कि वो स्वदेश वापस लौटा है। ये इस देश की ताकत है, ये इस देश की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी की। आज़ादी के बाद इस तरह की डिप्लोमेसी को आपने नहीं देखा होगा, जो आपके नागरिक जो कि विदेश में रहते हों और वो इस तरह से वहाँ के जो कानून के हिसाब से उनको फांसी की सज़ा दी गई हो और उनको सकुशल आप देश वापस लाते हैं। ये है इस देश की विदेशी नीति और इसकी ताकत। सैयद सेठी साहब इसको भी देख लीजिएगा, ये भी न्यूज़पेपर सब पढ़ लीजिएगा। हम लोग स्टूडियो में बात नहीं कर से ज्ञान नहीं लेते हैं। रही बात जो रामकृपाल जी कह रहे थे, वो शायद कांग्रेस के पर्चे पे आए ही नहीं है, वो अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। जब ये आप ये देखिए कि उस समय में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थॉमस का जो जवाब आया था, रिटेन जवाब था उसका, जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने पूछा था, 2010 की बात है। थोड़ा सा इस चीज को, डेटा को भी थोड़ा समझिए। जब आप आते हैं और लोगों को आप एक तरह से एक लगता है कि बुलडोज करते हुए दिखते हैं, तो उस समय की जानकारी भी लीजिए कि जब उस समय उन्होंने कहा था, वो कहा था सीधे सीधे कि भैया पूरा मार्केट एक तरह से क्रैश कर जाएगा अगर इस तरह के एमएसपी को आप मान लेते हैं तो। और ये आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे फसलों को हम एक गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे। थोड़ी सी तो भी जानकारी अपना पुराना ले लीजिए। रही बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बात रामकृपाल जी बता रहे थे, उस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या ये सच में मोदी की पॉपुलैरिटी से घबराए हुई ये पार्टियां। आम आदमी पार्टी को देखिए आप साथ में कि वो उनका ये दावा है और वो बात उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर, कि अगर इस प्रदर्शन में, इस रेल रोको में इस तरह में कोई घायल होता है, चोटिल होता है, तो सरकार उसके मुफ्त इलाज कराएगी। अरे उस रेल को रोकने में जो सारे लोग वहां से पूरे देश से लोग आ रहे हैं, यातायात ठप है, जो वहां के इतने आर्थिक क्षति हो रही है, सारे टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं, उसके लिए उस सरकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है, और हेल्थ मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगर कोई चोटिल हुआ है तो उसका पूरा इलाज की व्यवस्था आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। ये कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में यहाँ इस तरह का स्ट्रगल है कि वो वहां पे किसान का नेता कौन बने। किसान को एक तरह से ये वोट बैंक मान रहे हैं। ठीक है, जब आप किसान को वोट बैंक मानेंगे तो दूसरे स्टेक होल्डर जो है, जो उद्योगपति हैं, जो वहां पे एक छोटे मोटे कामगार हैं, उनके साथ एक तरह से धोखा करते हुए दिख रहे हैं। ये भी बात आप देख लीजिए कि 8 से 9 हजार ट्रकें जो है पंजाब के अलग अलग शहरों में वो सड़क से किनारे लग गई है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तब आप न्याय करते हुए देखेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा की बात जब आप करते हैं, उसमें न्याय भी लगाते हैं, तो आप बहुत लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, ये भी आपको देखने की जरूरत है। ठीक है रामकृपाल जी, चलते चलते हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा कि 1-2 लाइन में आप अपना आखिरी कमेंट दें। आज जो तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि उनसे बात करें, तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है, आपको कुछ उम्मीद है? देखिए, मेरा ये कहना है कि विनोद जी ने बहुत बढ़िया ढंग से रखा है चीजों को। मेरा कहना है कि अगर ये सचमुच में इच्छा है, किसान के हित की बात है, तो सामने वाले की मजबूरी समझते हुए, सामने वाले की सीमाएं समझते हुए आप स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप ये ठान के आए हैं कि इलेक्शन तक माहौल को बिगाड़ना है, तो कितने दौर की वार्ता हो जाए वो मामला अटका ही रहेगा। बिल्कुल, जब नियत नहीं ठीक होगी तो शायद वार्ता उस है, तो नियत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी आपका, राकेश शेट्टी जी आपका, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा का हमारे इस पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे संदेश खाली और पश्चिम बंगाल की सियासत की।